अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दरवेश दी दुनिया के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और हमेशा की तरह हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब मौजूद हैं, जो कि रूहानी स्कॉलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और पामिस्ट भी हैं। और मेरा नहीं ख्याल इनके बताए हुए तमाम तर सोल्यूशंस के बाद आप लोगों के घरों में कोई भी प्रॉब्लम रहता होगा। अगर आप लोग अपने कोई भी क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज़िद्दी और नाफरमान बच्चों को राह रास्त पे कैसे लाया जा सकता है। इस बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे सर से। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, मेरी बेटी खैरियत से है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बच्चों की ज़िद और नाफरमानी कैसे ख़त्म की जा सकती है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती जा रही है और उनको ये पता है कि उन्होंने अपनी बात कैसे मनवानी है। वो कहते हैं घर घर की कहानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाकई घर घर की कहानी है। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं एक सिंपल बल्कि शानदार सोने जैसे लिखने वाला कॉल है मौला के नात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। जब उन्होंने मैं पहले कॉल मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका, लेकिन मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जब पहली दफ़ा मैंने उनका ये कॉल सुना मुझे हैरत हुई कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सच है। आप फरमाते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत अपने दौर के मुताबिक नहीं, अपने बच्चों की तरबियत अपने दौर जो गुजर चुका उसके मुताबिक नहीं, उनके दौर के मुताबिक करें। हम गलती क्या करते हैं? सीधी सी बात, हमारा जो पेरेंट्स थे वो मुतशद्दद जाबर और लाकू खां अहमद खां वो थे, मार कुटाई रोला दहशत दाड़ दगाड़ वो चलती थी। आज का बच्चा ना मार कुटाई बर्दाश्त करेगा, ना झाड़ दगाड़ बर्दाश्त करेगा, ना धमकियाँ, ना क्रोफर, ना कुछ। हमारे जो बच्चे वाले साहब घर में आते थे सारे कुछ 4 रुपये के नीचे घुसा हुआ है, कोई दरवाजे के पीछे घुसा हुआ है, कोई मुद्दों को कैसे खड़ा के वाले साहब आ गए हैं। आज वो दौर नहीं। आजकल बच्चा और हो गया। आजकल बच्चा कहता है कि मुझे मेरे राइट पता है, मैं क्या हूं, और दूसरी बड़े आराम से कहता है कि मेरे पे एहसान कर रहे हैं, आपके वालिद ने आपको पाला था। ये नहीं कि आज का बच्चा क्वेश्चन करता है, क्वेश्चनिंग उसके अंदर बार बार उबलती है। लिहाजा वो जो हमारा पिछला दौर था तशद्दुद का, मारकुटाई का, दहशत का, जबर का, लड़ाकू मारकुटाई का, वो दौर खत्म हो गया। आजकल बच्चों को कन्विंस करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उसकी रीज़न देखनी पड़ती है। अगर वो बोल रहा है तो उसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरी बात ये अगर वो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। पहले ये होता था कि बाप गुस्से में है ना सबको लाइन में लगा के फैंटी लगा दी, बाकी बच्चे कहते थे हमारा क्या कसूर है। पहले ये होता था बाप गुस्से में आ गया सारे लाइन से लग जाओ भाई। अब बच्चा कहता है कसूर जिसका है उसको मारे, उसको डांटे, या मेरे क्यों डांटी जा रहे हैं। लिहाजा जो मेरी नस्ल है, जो हम लोग हैं, जो मेरे से बाहर वाली नस्ल है ना, इनके पेरेंट्स और थे, अब पेरेंट्स बदल गए हैं। लिहाजा आज के दौर के मुताबिक जब हम इनकी तरबियत करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, इनकी रीजनिंग देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए मसाइल बढ़ सकते हैं और आज का बच्चा फौरी तौर पर घर से निकल सकता है, बाहर जा सकता है, उसके पास सोशल मीडिया है, उसके पास दोस्त है, उसके पास कुछ भी चीज़ें हैं। लिहाजा आज के बच्चे को बड़े ध्यान से, बड़ी अवेयरनेस है, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते हुए अगर हम आज के बच्चे को ट्रीट करें तो हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन फिर एक जनरेशन गैप भी है। जाहिर बात है जो पेरेंट्स हमारे बारे में सोचते होंगे वो बच्चे नहीं सोच सकते। और वो उनको हमेशा कोशिश करते हैं कि एक सही रास्ते पे लेके चले, लेकिन बच्चे फिर भी नाफरमानी करते हैं। मैं फिर कहता हूँ बच्चे के पास अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, बच्चे के पास बाहर दोस्त है, पाप, सोशल मीडिया, टीवी, ड्रामा, बच्चे के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जिन पे यूरोप का तसल्लुत है, जिन पे यूरोप की कमांड है। वहाँ पे फादर क्या है, दादा क्या है, दादी क्या है, नानी क्या है, खाला क्या है, वहाँ पे ये कल्चर है ही नहीं। अदब, एहतराम, तकद्दस, ये चीज़ें हमारे इस्लाम का सेट है, ये मगरब मशरक़ का है। जो बच्चा जिस दुनिया से मुतारफ़ है, जिस दुनिया से उसकी दोस्ती है, मीडिया पे, गूगल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, वहाँ पे तो और दुनिया है, वो उस दुनिया से ज़्यादा इंस्पायर होता है। लिहाजा आज के बच्चे के साथ अगर आप मार्केटिंग करेंगे, उसे दबाएंगे, उसको प्रेशर डालेंगे, वो नहीं समझेगा। इसके साथ बात करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, बात के साथ उसका नेचर, उसका मजाज, उसका एटीट्यूड देखना पड़ेगा, ये बच्चा कैसा है। वैसे मैं मिसाल तो मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अगर गौर से देखूँ चारों का मजाज डिफरेंट है, एक और है। अगर हम एक ही फार्मूला सब पे लगाएंगे वो फेल है। हर बच्चे को जब उसके मजाज, उसकी साइकी, उसके टैलेंट के मुताबिक जब हम जाएंगे तो हम बेहतर रिजल्ट पैदा करेंगे। ठीक है सर, हमारे साथ कॉलर मौजूद है जुमेरा न्याजी। आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे आवाज़ आ रही है जी। मैम आपका सवाल क्या? मेरा सवाल था कि मैं ना वही पढ़ती हूँ ज़्यादा दुरूद शरीफ, और दुरूद शरीफ के अलावा मैं फिर थोड़ा सा उसको गैप करके तो और वज़ाइफ भी पढ़ती हूँ तो अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए। तो मैंने ये पूछना था कि ना उसका MD-CAT के टेस्ट होना है तो टाइम शॉर्ट था, इस वजह से ना वो ज़रा अपसेट हो गया है, थोड़ा परेशान है। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि ना मुझे मज़ीद क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए, दुआ मांगने के लिए ना मैं थोड़ी सी रहनुमाई चाहती थी।
मैं बताता हूँ। ठीक है। बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना इंटेलिजेंट होते हैं, जब उनकी तैयारी प्रॉपर होती है तो एग्जाम में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। कुछ बच्चे मेरा बेटा ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं होती, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है, वो कमज़ोर, डिस्टर्ब या अपसेट होकर जाते हैं, खौफ होता है, प्रेशर होकर। कुछ बच्चे वैसे जैसे एग्जाम का टाइम आता है तो वो फौरी तौर पर अपसेट होते हैं और उनका दिमाग ब्लैंक होना शुरू होता है। यहाँ जो मैं फार्मूला आपकी पढ़ाई वाले बच्चों सबको बताऊंगा सबको इफेक्टिव है। दो बच्चे, एक बच्चा होता है इंटेलिजेंट, तैयारी पूरी है, वो धड़ल्ले से एग्जाम में जाता पास होता है। कुछ बच्चे जब एग्जाम करीब आते हैं प्रेशर लेते हैं, टेंशन लेते हैं, उनका दिमाग ब्लैंक होना शुरू होता है, उनका दिमाग परफॉर्म नहीं करता, वो रिलैक्स नहीं होते, लिहाजा उनके दिमाग में वो चीज़ें भूलना शुरू होते हैं। यहाँ मैं दोनों तीनों चीज़ें आपसे बेटा बताऊंगा। सब वो सारे बच्चे जिनका एमडी कैड आ रहा है, जिनका सारा एग्जाम आ रहा है और एग्जाम होने से पहले वो प्रेशर का शिकार है, टेंशन का शिकार है और उनका दिमाग ब्लैंक हो रहा है, पहला काम आपने क्या करना है? पहला काम 10 बादाम रात को भिगो दें, सुबह छिलका उतार के 21 बार या हयो या कवियो 21 बार दम करें और बच्चे को खिलाएं ताकि उसके दिमाग उसके साथ मजबूत रहे। दूसरा काम, ऐसे सारे बच्चे जिनके 15-20 दिन पड़े हैं, किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलेगी कालीफास 6X, कालीफास 6X। ये मीठी गोलियां ये टेंशन को, प्रेशर को, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को दूर करती हैं और बंदे का फोकस ठीक रहती हैं। इस दौर में बच्चे का फोकस डिस्टर्ब होता है, वो फोकस कालीफास 6X मीठी गोलियां चीनी की तरह 4 गोलियां सुबह शाम कराएं। आप जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले कौन सी दवाई खिलानी है, कोई होम्योपैथी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता। वो बच्चा जो पेपर के दौरान ब्लैंक होता है, उसको वॉमिटिंग शुरू होती है, प्रेशर में आके उसका ज़हन अपसेट होता है, उसका हाथ पाँव फूल जाते हैं, उसको दिल की धड़कन थी उससे काम नहीं होता। ये कोई बच्चे होते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो तैयारी पूरी है, हर चीज़ की ठीक है, लेकिन पेपर वाले दिन वो अपसेट होकर ब्लैंक होता है, उसके लिए एक बड़ी अच्छी दवाई होम्योपैथी ने बनाई है। किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलेगी एनाकार्डियम 30, एनाकार्डियम 30 है इसी की एग्जाम इंटरव्यू खास वक्त के प्रेशर से बचने के लिए। अगर वो बच्चे को एक दिन पहले या 3-4 दिन पहले देने शुरू कर दे 5 कतरे, और एग्जाम वाले दिन जब वो दे के जाएगा तो उससे उनको प्रेशर नहीं आएगा। अब रूहानी बताता है उसका। वो सारी मैं जिनके बच्चे पेपर देने करीब हैं, वो पानी पे सूरह अलम नशरा 11 बार दम करके पिलाएं इनको। सूरह अलम नशरा, अल्लाह इसका सीना खोल, इसका दिमाग खोल, 11 बार दम करके पिलाएं। और सुबह शाम एक तस्बीह पे या हकीमो या बायसो, या हकीमो या बायसो, अल्लाह इसके दिमाग में हिकमत दे, दिलाई दे। 3 तस्बीहां या एक तस्बीह, और या हयो या क़य्यूम एक तस्बीह, और साथ या रकीबो या हाफिज़ो, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। अगर आप ये करते हैं, या सूरह अलम नशरा का पानी पिलाती हैं, या हकीमो या बायसो 3 तस्बीहां पढ़ती हैं, या हयो या क़य्यूम 3 तस्बीहां पढ़ती हैं, इससे और या रकीबो या हाफिज़ो, अल्लाह इसको नजर बाज हर चीज़ से महफूज फरमा। कालीफास देती हैं, बादाम खिलाती है ना, कार्डियम देती है। इंशाल्लाह आपका बच्चा परफॉर्म भी करेगा, रूहानी मदद भी होगी, रूहानी मदद के साथ उसको कामयाबी भी होगी। और जब पेपर ये दे लेगा, फिर बच्चा ना साइकोलॉजिकली चाहता है मुझे कोई ऐसी दुआ बताएं कि वो मेरा रिजल्ट अच्छा है, तो या हसीबो या अल्लाह, या हसीबो या अल्लाह, अगर 2-3 तस्बीहां वो और माँ पढ़े और सूरह यासीन पढ़े तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा और बच्चा परफॉर्म भी करेगा। और सर, अगर हम लोग बच्चों के साथ सख्ती करते हैं, क्या सख्ती से आपको लगता है कि उनकी तरबियत आज के दौर में बेहतरीन हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। आज का बच्चा डिफरेंट है, वो टीवी देखता है, ड्रामा देखता है, केबल देखता है, सोशल मीडिया देखता है, और दाएं बाएं उसके दोस्तों का एक सलाब है जो आज़ाद है। और फिर दूसरी बात है, बड़ा हमारे दौर में थे जबर सख्त और मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज किस्म के फादर, अब फ्रेंडली फादर आ गए। देखिए जिस तरह बच्चे आजकल बाबा के साथ गोद में उछल कूद रहे होते हैं, पहले तो सब्र ही नहीं था, वो तो जैसे पॉसिबल ही नहीं था। बाबा दूर से हेलो हाय, अगर कोई बच्चा बीमार भी होता था वो सिंपल आके पूछते थे इसका क्या हाल है। अब वो दौर ख़त्म हो गया, सख्ती वाला दौर नहीं है, ये प्यार से समझाने वाला दौर है। और बच्चे की नेचर के मुताबिक, साइकी के मुताबिक, मजाज के मुताबिक कन्विंस करके अगर आप बात करेंगे तो हमें वो बच्चा परफॉर्म करेगा। नहीं तो बच्चा रेबल हो सकता है, बागी हो सकता है, वो आपके खिलाफ जाके कुछ भी कर सकता है। बट सर, अगर बच्चा बात ना माने तो वालिदैन का पहला रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? बच्चा बात ना मान रहा तो पहले उसकी रीजनिंग ढूंढें, वजह। बच्चा ड्रामा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, झूठ कर रहा है, या बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, या बच्चे की टैलेंट नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, 4 बच्चे घर में पैदा हुए, एक बच्चा 95 वाला है, एक 88 वाला है, एक 85 68 वाले से 55 वाला है। भी अगर बच्चा पैदाइशी तौर पे उतना टैलेंटेड नहीं है, हमारी तारीख भरी पड़ी है कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो जर्नैल हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर हैं, एक होता है, बाकी बच्चे वैसे नहीं होते। उसके ऊपर जब आप प्रेशर डालते कि तू 95 ले, वो ले ही नहीं सकता, उसका नेचुरली टैलेंट उतना नहीं है। बच्चे को उसके टैलेंट के मुताबिक, उसकी नफ्सियात के मुताबिक, उसके मजाज के मुताबिक जब बोझ डालेंगे, प्रेशर कुकर डालेंगे, फिर बच्चा परफॉर्म करेगा। अगर बच्चे को उसकी साइकी
लड़की, उसका बैकग्राउंड, उसका नेचुरल टैलेंट देखे बगैर हम करेंगे तो बच्चा परफॉर्म करने की बजाय उसका हाथ पाँव फूल जाएंगे, वो बहाने ढूंढेगा। मुझे एक बच्चा अभी भी याद है, मुझे कह लगा सर आप प्रोवोक करते हो, आपने एक ना बात ज़रूर करनी है। बल्कि मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जो ना उनके वालिदैन जब प्रेशर डालते हैं नंबरों का तो वो नंबर ही देते, वो झूठ बोलते, तो वो दोस्त हम आपस में बैठ के बात करते हैं अगर हमारे माँ बाप हम पे प्रेशर ना डाले तो शायद हम झूठ ना बोलें। तो झूठ बोलने की बात की वजह ये होती है कि माँ बाप तो ऐसी नहीं करते हैं कि मेरा बच्चा जो आइंस्टाइन बन जाए, न्यूटन बन जाए, वो दुनिया का नंबर 1 बन जाए। नंबर 1 तो 2-4 ही होते हैं। उसके टैलेंट के मुताबिक अगर आप जाएँ, उसकी सलाहियत के मुताबिक जाए तो फिर बच्चे परफॉर्म भी करते हैं और बगावत भी नहीं करते। सर यहाँ पे तो चलें, यहाँ पे यूरोपियन सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी आजकल औलाद इतनी नाफरमान हो चुकी हुई है कि उनको या तो वो वालिदैन को कल को बड़े होकर घर से बाहर भी निकाल देते हैं और फिर वो अपने वालिदैन को भूल भी जाते हैं। इन सारी चीज़ों की क्या वजूहत है? बेटा पहली बात है, अगर कोई रोल मॉडल है ना घर में, अगर पेरेंट्स जो है अपने पेरेंट्स की खिदमत कर रहे हैं तो बच्चा बचपन से वो देखता है कि मेरे फादर, मेरी माँ, मेरा चचा, मेरा ताया अपनी अम्मी की, अपनी नानी की, दादी की खिदमत कर रहा है। पहले तो पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर उसके सामने अच्छी अखलाकियात देते हैं, मशरकी रवायत देते हैं, दीनी रवायत देते हैं, मजहबी रवायत देते हैं, बच्चा उनको फॉलो करता है। एक तो ये बात है। एक बात, दूसरी बात, अगर हम रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, अगर हम नेकी पारसाई की हदूदों का ख्याल करते हैं तो फिर भी हमारे बच्चे पारसा नेक होते हैं। अगर हम रिज़्क़ हलाल ख्याल नहीं करते फिर वो पेरेंट्स जो लड़ाई झगड़ों का तूफान, पानीपत की लड़ाई पहली, दूसरी, तीसरी जारी और सारी दिन रात लड़ाई झगड़े करते तो वो बच्चा शद्दत होता है, वो सुलह जोई की तरफ नहीं देता। मुझे अभी भी याद है, एक बच्चा एडिक्शन नशा कर रहा था, उसका फादर लेके मेरे पास आके, मैं कहा बेटा क्यों नशा करते हो? वो मुझे उससे बड़ी प्यारी बात की कि मेरा जो फादर है ना, ये मेरा जो बाप है, इसने मेरे दादा के साथ एक दिन बदतमीजी की थी। तो मैं उस दिन पहले सोचा था कि ये पॉसिबल है। मेरे दिल में पहले ख्याल आते, मैं कहा नहीं, ये बाबा जो है ये हड्डल एक दीवार चीन है, मैंने बाबा के साथ बदतमीजी नहीं करनी। लेकिन बाबा ने जब अपने बाबा के साथ की तो मैंने कहा ये हड्डल तो टूट गई है। लिहाजा अगर कोई पेरेंट्स रोल मॉडल नहीं है, अगर आपके फादर नहीं है, अगर आपके बाप नहीं है, माँ बाप नहीं, तो आपके जो दाएं बाएं दूसरे रिश्तेदार, अगर आप बड़ों की आप इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और फिर साथ आप रिज़्क़ हलाल का ख्याल करते हैं और घर में रोल मॉडल के तौर पे कहते हैं और बच्चे के साथ डिस्टेंस नहीं करते, उसकी जायज़ बात मानते हैं। हम करते क्या बात को आते, बच्चे ने आज गलती की ना, आज उसे कुछ नहीं कहना, 10 दिन बाद गुस्सा उसको पेटी लगा देनी है। ये तरीका गलत है। जब बच्चा जज़ा सज़ा क्या है, अगर वो अच्छा काम करता फौरी तौर पे उसको तारीफ़ करो, उसको इनाम दो, बुरा काम करता फौरी तौर पे उसकी गिरफ्त करो। गिरफ्त भी उसके मिजाज के मुताबिक, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई नहीं, समझाओ से। जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चा भी ठीक होगा और तरबियत भी ठीक होगी। लेकिन सर बच्चा चिड़चिड़ा होता क्यों है? हाँ, चिड़चिड़ा इसके कई असबाब है। अगर कोई माँ बाप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का शिकार है तो आप देखने वाले बड़ी माजरत के साथ 90% बच्चे वही होते हैं, वो सेंसिटिव ब्रीड लेके आते हैं, उनके मिजाज के खिलाफ काम होते रहे। फिर हमारा बच्चा आजकल चीज़ें आसान है। हमारा क्या था, पहले साल बाद कपड़े मिलने, 7 बाद जूती मिलनी, हम डिमांडिंग नहीं थे। वो बच्चा सारा माहौल ही ऐसा था। आजकल बच्चा डिमांडिंग है, उसके दाएं बाएं हर चीज़ पूरी हो रही है। जब वो उसको पूरी होती है ना तो उसका सब्र नहीं रहता, शुक्र नहीं रहता, तम्मल नहीं रहता, वो हर चीज़ अपने फिंगर टिप्स पे मांगता है। और बच्चे फिर ना पेरेंट्स भी आजकल एक अजीब गलती करते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा स्पेशल आ गया, हमारे बच्चे बस दुनिया में कोई नहीं। लिहाजा बच्चे की जब जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशें आप पूरी करते हैं तो बच्चे को इनकार सुनने की आदत नहीं रहती है। वो कहता है मेरी हर बात मानी जाए, मैं लाडला हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मानी जाए। जब आप ये बात करते हैं तो सिर्फ बच्चे को वो आता आप खुद बिगाड़ते हैं। अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी को समझें, बच्चों के मिजाज को समझें कि ये बच्चा कैसे मिजाज का है, ये किस ये सेंसिटिव है, ये अग्रेसिव है, ये टैलेंटेड है, ये आम बच्चा है, अच्छी तरह जब आप गौर करेंगे फिर जब बच्चे को उसके मुताबिक ट्रीट करेंगे तो बच्चा ठीक प्रभाव करेगा। ठीक है सर, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, मोहम्मद सीरत अब्बास से झेलम से। आपको आवाज़ आ रही है? जी जी मैडम आ रही है। सर आपका सवाल क्या है? मैडम पिछली दफ़ा भी कॉल की थी, सर से बात नहीं हो पाई। मेरा सवाल है कि बंदिश रुकावट के हवाले से मैंने पता करा, जो भी कारोबार करता उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है मुझे। बेटा उसको आपने जवाब दे दिया था, आपने बेटा जवाब सुना नहीं था? नहीं सर, मैंने वो क्या नाम है साइट पे जाके मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया, लेकिन वहाँ पे मेरे वो सवाल का जवाब नहीं आया था। चलो बेटा मैं दोबारा देता हूँ। हमारे वो सारे देखने वाले, हमारे वो सारे बच्चे जो कहते हैं कि हमारी हम नौकरी कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, वो काम हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे काम में रुकावट आ गई है, रिजत आ गई है, बंदिश आ गई है। हम अपने रुकावट बंदिश हम कब कहेंगे? जब एक खूबसूरत बच्ची है, अच्छा खानदान, उसकी शादी नहीं हो रही तो हम कहेंगे ये रुकावट का शिकार है। एक पढ़ा लिखा इंतहाई टॉपर बच्चा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही तो हम कहेंगे ये रुकावट का शिकार है। एक बच्चे के पास बहुत सारा पैसा, उसका काम नहीं चल रहा, रुकावट का शिकार है। रुकावट ये नहीं कि हर बात पर रुकावट आ गई। मतलब एक बच्चे ने मैट्रिक भी नहीं किया, कहते मैं रुकावट का शिकार हूँ। एक बच्ची बिल्कुल आम शक्ल की है, वो उसका जिसम भी, सारी बच्चियाँ नेक होती हैं, वो खुदफुर्त नहीं है, वो कहेंगे रुकावट शिकार वो नहीं है। एक बच्ची की उम्र 40 साल हो गई, कहते मुझे 20 साल का लड़का मिले, वो भी एक बंदा कहता है। यानी कि जब अब
टैलेंट के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक उस मुकाम पे नहीं है तो उसे फिर हम कहेंगे रुकावट, बंदिश का शिकार हो गया बंदा। लिहाजा ऐसे सारे बंदे जिनको रुकावट है करें क्या, एक बोतल पानी लें, उस पर सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार, ये एक ही दफ़ा पढ़ें। ये पानी आपने पढ़ लिया, ये पानी 1 महीना पीना, इसमें पानी मिक्स करते रहना, एक काम। नंबर 2 ये काम करना करके गुलाब पे सूरह यूनुस, सूरह ताहा, सूरह अल राफ, सूरह यूनुस, सूरह ताहा, सूरह अल राफ 101 बार एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये पानी 3 मुख्तलिफ दिनों में उससे शावर लेना है, 2 काम। तीसरा काम ये लेना है कि हरमल गुग्गल कलवंजी, हरमल गुग्गल कलवंजी 5-5 तोला लें। इस पर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 बार, सूरह कलम की आखिरी 2 आयत 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार पढ़ें। इसको मिक्स करके 5 पुड़ियाँ बना लें, रोज़ाना एक पुड़ी जलाएं। अगर ये जलाएंगे, पानी पिएंगे, अर्के गुलाब से नहाएंगे और आखिर में या रकीबो या हाफिज़ो 1300 बार, या रकीबो या हाफिज़ो 1300 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 बार, या रज़ाको या बासितो 500 बार, या गनियो या मुगनियो 500 बार। जब ये तस्बीहां ज़िक्र अस्कार आप करेंगे, पानी पिएंगे, तस्बीह करेंगे तो पुरानी से पुरानी रुकावट, पुरानी से पुरानी बंदिश दूर हो जाएगी। और जिस चीज़ की आप कोशिश में है, चाहे रिश्ते की, चाहे नौकरी की, चाहे कारोबार की, चाहे बाहर जाने की, पाकिस्तान में, वो जो गैर फितरी रुकावट दूर हो जाएगी और आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, और यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।